बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की धमकियां और फिर जवाबी धमकियां, जबकि हुकूमती वुज़रा और हुकूमती अराकीन की एक दूसरे पर तंजिया जुमलों की बौछार। क्या हुकूमत के अपने ही अंदर तोड़ फोड़ और लड़ाई शुरू हो चुकी है? दूसरी जानब सेनेट में भी देखा कि गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को पीपल्स पार्टी ने अपने सींगों पर उठा लिया। मुकम्मल तफसीलात क्या है ये जानेंगे रऊफ क्लासा साहब से, क्योंकि वो आज खुद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि खादमी आला पंजाब से लेकर पंजाब के जकूटा जिनों तक की शाखर्तियों की कहानी आज अपने ही प्रोग्राम हम मुकाबिल में। साइकिल पर काम करने का दावा करने वाले शहबाज शरीफ ने 1 अरब 90 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद लिया, तो दूसरी जानिब पंजाब के जकूटा जिनों के लिए करोड़ों रुपए मालियत की नई गाड़ियां खरीदने का हुक्मनामा भी जारी। मुजफ्फरगढ़ में गरीब मां माजूर बेटे को अपने कंधों पर उठाए फिरे और व्हील चेयर न मिले, लेकिन गरीबों का हमदर्द वजीर आला अरबों रुपए के हेलीकॉप्टर पर हवाओं में उड़ता नजर आए। दूसरों को सादगी का दर्स देने वाले अवाम के टैक्सेस का पैसा किस दरिया दिली और बेरहमी से खर्च कर रहे हैं, ये भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की आमद के साथ ही अवाम की अदालत से इंसाफ की तवक्कुआत भी बढ़ने लगी हैं। पैनामा का स्कैंडल हो, नैब में गैर कानूनी तकरीरियां हो या फिर ब्यूरोक्रेसी में बोगस तरक्कियां, घोटकी में कमसिन बच्चियों को वन्नी करने का मामला हो या फिर नवाबशाह में गूंगी बहरी लड़की के साथ होने वाली इज्तमाई ज्यादती, लाहौर में जाली स्टेंट्स का स्कैंडल हो या फिर मीरपुर खास के ताकतवर वडेरे जैद तालपुर की दीदा दलेरियां हो, इस्लामाबाद में होने वाले बहरिया टाउन के स्टेट स्लाइडिंग का मामला हो, इन तमाम समेत हर मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया। बेआवाजों की सदा और तहफ्फुज की नवीद साबित हुआ। अवाम के बुनियादी हकूक की अदम फराहमी पर अदालत ने सो मोटो एक्शन लेने हैं, तो फिर आखिर वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि रेंजर्स की जानिब से इस्लामाबाद में आते ही एक नया काम शुरू कर लिया गया है। अरबों रुपए की हाउसिंग सोसाइटी के कब्जे दिलवाने लगी है। क्या ये तमाम कब्जे विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब की मर्जी से किए जा रहे हैं या फिर उन्हें भी अंधेरे में रखने की कोशिश की गई है? इस तमाम मामले के पीछे असली कहानी क्या है, ये आमिर मतीन साहब से जानेंगे। क्लासेस साहब, सबसे पहले आज आप खुद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, कौमी असेंबली के अंदर प्रेस गैलरी में थे, वहां पर असल मामला हुआ क्या? ये धमकियां कहां से आई, किसने जवाबी धमकियां दी, ये डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करें। वैसे तो ये काम था आमिर मतीन साहब का, क्योंकि हम प्रेस गैलरीज जो है ना पाकिस्तान में, जिन लोगों ने आके मशहूर किए, जिनके नाम जाने जाते हैं, आमिर मतीन साहब का उसमें बड़ा उसमें नाम है। शाहीन सबाई साहब यहाँ प्रेस गैलरी लिखते थे, जियाउद्दीन साहब थे, मोहम्मद मालिक थे, अपने हमारे नुसरत जवेद साहब उसमें लिखते थे। तो और कोई मैं भूल रहा हूँ तो प्लीज वो करें। अच्छा, उर्दू में मुझे याद है हामिद मीर साहब लिखते थे, जवेद सदीक साहब लिखते थे और नवाए वक्त वगैरह के लिए। सो एक रिवायत है, ट्रेडिशंस है यहाँ पे हैं, और उसमें आई विश कि आमिर साहब इसको कवर करें, बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इनका मुझसे तजर्बा कम अज कम इस हवाले से ज्यादा है। बहरहाल ये नहीं गए तो मैं पहुंच गया, मैं चले जाते हैं। आज बड़ा अहम एक दिन था, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले इसमें दिनों में हुई थी, जिसमें हम तवक्को कर रहे थे कि शायद आज पार्लियामेंट में बड़ी अहम उस पर डिस्कशन भी होंगी, बातें भी होंगी। अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी था आज, उसका दोपहर के वक्त वो था, मेरे साथ हमारे रिपोर्टर इमरान मगरान है, वो भी जाते हैं, उन्होंने सेनेट को देखा है, मैं कौमी असम्बली को सारा कवर किया है। उसमें जो बड़ी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की आज तोपों का रुख, वहां से शुरू करते हैं फिर कौमी असम्बली की तरफ चलते हैं। आज तोपों का रुख जो है उनका ये गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब जो सिंध के गवर्नर हैं, कराची के गवर्नर हम कहें उनको, वो जो था मोहम्मद जुबैर साहब पे था, और पीपल्स पार्टी ने खूब वहां पे आज गोलाबारी की। जी जुर्रत कैसे हुई है गवर्नर को वहां सियासी मामलात में पढ़ने की, उन्होंने वहां पे क्यों बयान दे दिया है, वो क्यों यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उन्होंने क्यों कहा जी कि अगर आपने कराची को लाहौर बनाना है तो आप फिर नवाज लीग को वोट दे दें। तो ये बातें उन्होंने उन पर बड़ा उन्होंने आके वो किया। एक तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों का अपना एक उसमें है, मसलन जैसे सेनेटर ताज हैदर साहब ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि गवर्नर सिंह जो है अपना कोई मुस्बत किरदार अदा करेंगे। अच्छा, इसके बाद उन्होंने उस पे आसिफ अली जरदारी साहब का भी साफ ज़ाहिर है वहाँ पे जिक्र जरूर आते हैं। जैसे मैं पहले कहते रहता हूँ कि वहाँ पे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो है ना, अगर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने किसी चीज़ में PhD की हुई है ना, किसी की छितरोल करने में, वो पीपल्स पार्टी की छितरोल करने में
मुशाहिदुल्लाह खान से बेहतर पीपल्स पार्टी के चित्रोल कोई नहीं कर सकता और उसको ये फेस ही नहीं कर सकते। लीथल अटैक बिल्कुल। वो एक वहां से शुरू करते हैं, वहां से वो कहते ऊपर से लेके नीचे और फिर नीचे से ऊपर शुरू करते हैं और किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सीधा सीधा अटैक करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब पे, उनके क्रोनीज पे, और कैसे इन्होंने पीपल्स पार्टी ने बैठ के उनको डिच किया है, बेनजीर भुट्टो साहबा को, उनके कातलों को डिच किया है, इत्तेजाज अहसन साहब को रगड़ देते हैं। हर एक जो भी आता है मुशाहिदुल्लाह साहब जो है उनके सामने आके, और मेरा ख्याल है उनके पॉइंट्स में अगर मुझसे पूछें, उन्होंने जेन्युइन बातें की हैं। उन्होंने मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने उन्होंने मतलब 2-3 हवाले दिए। उन्होंने सलमान तसीर साहब जो थे पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, वो सियासी गवर्नर नहीं थे, बात उनकी ठीक है। जितने एक्टिवली मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स में सिंध या पंजाब में वो तसीर साहब थे, जिनको इन्होंने कंटिन्यू रखा था जरदारी साहब ने, तो उनसे ज्यादा पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव गवर्नर कोई नहीं था पंजाब में जितने वो थे। उन्होंने तो मुझे यहां तक याद है कि इसकी पंजाब की हाई कोर्ट के ये 23 एडहॉक जजेस जो थे, जो उन्होंने रिकमेंड किए थे शहबाज शरीफ साहब ने और ख्वाजा शरीफ साहब थे उस वक्त वहां पे कि आप इनको जजेस लगाएं, उन्होंने वो लिस्ट रोक ली थी कि मैं नहीं लगाता। और एक चीज दूसरा लतीफ खोसा का उन्होंने हवाला दिया कि खोसा साहब भी वहां पे एक्टिविटीज करते थे, जलसे भी होते थे, जुलूस भी होते थे, जरदारी साहब भी बैठते थे, वहां तकरीरें भी होती थी। हैविंग से डाल दीजिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। अब सवाल यह है कि अगर गवर्नर सियासी तौर पर एक्टिव है, इससे कौन सी क़यामत आ जाएगी। मसलन एक यहाँ पे एक नई चीज तल गई है जी कि वहां पे ये उसमें जी इमरान खान जलसे में नहीं जा सकता जी, अपोजिशन वाला फलान जो है वो किसी हल्के में वो जलसा नहीं कर सकता। हुकूमती वुज़रा की तो समझ आती है आपको कि वो इंसेंटिव दे सकते हैं, नौकरियां दे सकते हैं, बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे दे सकते हैं, वो ऐलानात कर सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, वोटर्स को वो खींच सकते हैं। उन पे बैन तो चलो मुझे समझ आते हैं। अपोजिशन के लोग जो है इन्होंने क्या करना होता है, जाने दें भाई। गवर्नर साहब अगर नहीं बात करेंगे, निहाल हाशमी साहब कर लेंगे, निहाल हाशमी नहीं करेगा, मुशाहिदुल्लाह कर लेगा, मुशाहिदुल्लाह नहीं करेगा तो वहां पे जिया साहब हैं आपके या नवाज लीग के और लोग हैं वो कर लेंगे। लिहाजा जुबैर साहब पे ये जो तनकीद आती है ना कि वो सियासी गवर्नर क्यों है, बिकॉज ही इज ए पॉलिटिशियन। सियासत की वजह से वो गवर्नर लगा बैठा है यार। वो ठीक है, फेडरेशन का कंसेप्ट है, फेडरेशन वाले नहीं करते। सो पीपल्स पार्टी के पास आखिर पे यही इशू रहा है कि कल जो उन्होंने फेंटी लगाई है उनके मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी को और मारा पीटा, जिस तरह का बच्चों में तशद्दुद किया, वैसे शर्म वाली बात है। उसमें पीपल्स पार्टी के किसी का दिल गुर्दाज नहीं हिला। वो किसी ने वहां पे बात नहीं की कि हमारी पार्टी ने, ये मजदूरों की पार्टी थी, गरीबों की थी, इन्होंने तशद्दुद खाए हैं, बेनजीर भुट्टो ने मारे, कहीं भुट्टो साहब फांसी लग गए। बेनजीर भुट्टो साहब पे आपको नुसरत भुट्टो साहब वाली लाहौर की आपको तस्वीर उनकी याद होगी, सर फाड़ा गया, कल उन्होंने सर फाड़ दिए। उस पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में न सेनेटर ताज हैदर साहब बात करते हैं, ना उस पे जनाब आपको कोई और बंदा बात करते मिलता है कि हमारी पार्टी ने गलत किया, इनको कल सिंध में तशद्दुद नहीं करना चाहिए था। सो अल्टीमेटली टॉपिक आज का वही था जी, गवर्नर सिंध ने सियासी बयान क्यों दे दिया। आज पूरे के पूरे इसी पे टाइम लगा, इसी पे तकरीर रही है। अब थोड़ा सा मैं चलता हूँ कौमी असम्बली की तरफ, जहां पे सबसे ज्यादा फायर वर्क हुआ है। फायर वर्क ये हुआ है, एक पहली मेरे लिए आज ये हैरानी की बात थी कि आज जो हुकूमत के वुज़रा थे और हुकूमती अरकान, अपोजिशन नहीं, आज अपोजिशन ने कोई वहां पे खास कोई काम नहीं किया। आज सबसे बड़ा जो मैच खेला गया है ना, वो हुकूमती वुज़रा और उनके एमएनएस के दरमियान खेला गया है। मसलन आज उन्होंने रोहेल असगर साहब ने, जो उनके एमएनए हैं लाहौर से, और बातें ठीक की हैं रोहेल असगर साहब ने कि पिम्स का यहाँ पे सर ये लिवर का इन्होंने एक सेंटर का इन्होंने आज से कुछ 6-7 साल पहले का, ये अंदाजा करें पीपल्स पार्टी दौर से बनना शुरू हुआ, 7 साल होने वाले, अभी तक सेंटर ऑपरेट नहीं हुआ। उसमें इन्होंने 92 लोग नौकरी पर रख लिए और वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए इनके पास डॉक्टर्स नहीं है। तो उस पे उसने रोहेल असगर साहब ने सही रोला डाला कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, 92 लोग आपने रख लिए हैं, आपने एक्टिव नहीं किया। तारिक फजल साहब जो है, उन्होंने तारिक फजल को उस पर तनकीद का निशाना बनाया, जो बनती भी थी। तारिक फजल साहब ने एक उस पर लंबी कहानी सुनाई, जनाब के पैकेजेस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, डॉक्टर ज्यादा पैसे मांगते हैं, और वो यहाँ पे खड़े होकर और वो देखें वहां पे अल शिफा में एक डॉक्टर जब लिवर ट्रांसप्लांट करते 18 लाख रुपए लेता है, यहाँ के डॉक्टर की तनख्वाह तो वही 70-80 हज़ार रुपए है, तो कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं है, तो बंद पड़ा है। उस पर आमिर डोगर हैं हमारे ये मुल्तान के, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। वहाँ के जनाब सारे पेशेंट जो हैं 200-250 पेशेंट जो हैं वो जाके इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं, जिसमें स्पीकर साहब ने लुकमा दिया और ठीक दिया आजाद सादिक साहब ने। उन्होंने जनाब आप तो वो भी इंडिया भी आपको नहीं आने देता, उन्होंने भी वीजे बंद कर दिए। अब अंदाजा करें पाकिस्तान में अगर आपने लिवर ट्रांसप्लांट कराना है तो अल शिफा में जाए 50-60 लाख रुपया दें इनको, वो जो आपका चमड़ा आपकी चमड़ी उधेड़ने को तैयार है। तारिक फजल साहब कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतने महंगे डॉक्टर लेके आए। तो उस पर उन्होंने कहा, आमिर डोगर ने कहा वहां पे जो मैंने मुल्तान से, उन्होंने कहा मेट्रो के लिए पैसे हैं आपके लिए, जहाजों के लिए पैसे हैं आपके लिए, लोग मर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए पैसे नहीं है। उस पर नाराज हो गए जनाब, वो साफ जरा उन्होंने उस पर नाराज होना था। खैर इन द मीनवाइल उन्होंने क्या हमला किया तारिक फजल साहब ने, उन्होंने ये जरूर कहा जी हमने वजीर आजम को कहा जिनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, इंतजार करें शायद
अगर वजीर आज़म ने तनख्वाहें बढ़ाएं दी तो शायद डॉक्टर मिल जाए पीएम्स के लिए। हालत ये है पीएम्स की, आप पूरे मुल्क को रोते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा, उन्होंने अब तारिक फजल साहब पे वो अटैक हो गया था। तारिक फजल साहब ने क्या अटैक किया रोहेल असगर साहब पे? उन्होंने कहा शुक्र है जी आज बड़े अरसे बाद कोई आपने कुछ संजीदा सवाल पूछ लिया। अब रोहेल असगर साहब ने एक जेन्युइन सवाल उठाया, सही का क्वेश्चन उठाया। तारिक फजल साहब उनको तंज मार रहे हैं अपनी हुकूमती पार्टी के कि चले शुक्र है जी आपने बड़े अरसे बाद मुझसे संजीदा सवाल पूछ लिया। वो खैर उनकी मेहरबानी रोहेल असगर साहब, हालांकि हमारी तरह वो भी थोड़े से वो हल्के से अग्रेसिव मिजाज के, लेकिन उन्होंने उसको वेल लेफ्ट करके छोड़ दिया। अगली सुने कि स्पीकर साहब ने तारीफ कर दी अयाज सादिक साहब ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर रेलवे की कि नौजवान आप बड़े अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं। जरा स्पिन देखें आमिर साहब, अब अंदाजा करें और मिनिस्टर बैठे सवाल जवाब हो रहे हैं, अयाज सादिक साहब सिर्फ एक की पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की नहीं सेक्रेटरी की तारीफ कर रहे हैं कि आपने अच्छा बोला है जी, जबरदस्त, वेल डन। अब ये पता नहीं किस पे हमला कर रहे थे, किसको बता रहे थे कि तुम नालायक हो और ये देखो एक लड़का है और ये अच्छा बोल रहा है। और मेरा ख्याल जो उनका टारगेट था, तीर जो था ना वो निशाने पे जाके लगा है, जो उनका अयाज सादिक साहब का था। उस पर खड़े होकर तारिक फजल साहब उन्होंने कहा एक्सीलेंसी सर, माय लॉर्ड, चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब, आपने बड़ी ज्यादती की है। ये तारिक फजल साहब कह रहे हैं, मिनिस्टर कैड जो हैं, आपने यहाँ पे देखे मैं इतनी मेहनत करके आता हूँ, मैं इतनी तैयारी करके आता हूँ, मैं आपको अच्छे जवाब देता हूँ, आपने मेरी तारीफ नहीं की, बड़ी सीरियस कहा। और आप जो है मतलब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की तारीफ कर रहे हैं, वजीर की तारीफ नहीं हो रही। सो मुझे यूं लगा है कि वहां पे आज का दिन जो था, हुकूमत के आपस के वुज़रा और अरकान जो है ना, वो जैसे वो नहीं होता चाकू छुरियां जैसे आप कहते हैं कि अंदर से रिफ्ट नजर आती है कि वहां पे कुछ ना कुछ इट्स ब्रूइंग कि आपस में भी उनकी कन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, आपस में भी उनके इश्यूज बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को तंज भी कर रहे हैं, जुमले भी कर रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेनी है आमिर साहब से भी इस पॉइंट ऑफ व्यू में। फिर मैं जरा थोड़ा सा आपको फजलुर रहमान साहब, आफ्ताब शेरपो साहब और फाटा के लोगों के दरमियान जो आज एक दूसरे को धमकियां दी गई हैं और पश्तूनों का जो एक रिवायती आज हम देखते होते ना गुस्सा, एंगर, वो आज नजर आया। मगर वहां से मौलाना साहब ने भी फायर वर्क किया है, उधर से जवाब हाजी गुलशेर साहब ने फायर वर्क किया है, शेरपो साहब ने भी किया है, और पंजाब, सिंध और बाकी जो है ना उन्होंने बैठ के। चलिए अभी छोटे से ब्रेक पे चलते हैं। क्लास साहब, जो आपने बात की है कि पख्तूनों का गुस्सा भी आज आपको नजर आया, एक छोटे से ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से बढ़ाएंगे और आमिर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई हुकूमत के अपने अंदर तोड़ फोड़ अब शुरू हो चुकी है। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। प्रेस गैलरी में क्लास साहब चूंकि आप मौजूद थे, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो धमकियां दी गई और खासतौर पर पख्तूनों का गुस्सा, उससे मुताल्लिक मौलाना को कौन धमकी दे सकता, खुदा का खौफ करें, गलत बोले, मौलाना साहब ने धमकियां दी अच्छा हैं। और वही लड़ाई वहीं से शुरू हुई है कि हुकूमत ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, फाटा रिफॉर्म्स के नाम पे कैबिनेट में समरी की अप्रूवल दी थी कि फाटा को मर्ज कर दिया जाए इसके साथ, केपीके के साथ। उसका बिल जो है, रिफॉर्म बिल जो था, वो आज कौमी असम्बली में पेश उन्होंने किया है जैद हामिद साहब ने, क्योंकि जब फाटा का मर्जर हो जाएगा तो फिर इसके बाद उनको सूबाई असम्बली में सीटें चाहिए होंगी, तो उसके लिए कुछ उनको ऐनी तरमीम चाहिए। उस पे जो है वो उस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो वो उठ खड़े हुए, उससे पहले उनके शाह गुल साहब हैं वो उठ खड़े, उन्होंने कोई बात करने की कोशिश की। स्पीकर ने अयाज सादिक ने सही बात की, उन्होंने कहा जनाब कि मैं इसको रेफर कर रहा हूँ वहां पे कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसको एतराजात इस पे हैं वहां पे जाके बात करें। फिर खड़े हुए मौलाना साहब ने फिर दी हैं अच्छी खासी धमकियां। उन्होंने मैं देखता हूं कि इस बिल को यहां से कैसे आप पास कर सकते हैं मौलाना साहब जी। उन्होंने कहा जनाब हम आपको वो फाटा के हकूक जो हैं, मौलाना साहब की कुछ सीटें हैं वहां पे, मुझे नहीं पता, हमें सब बताया फाटा में एक सीट है सिर्फ, माशाल्लाह। फिर उन्होंने सही धमकियां दी हैं, क्योंकि फाटा के सारे एमएनएस जो हैं वो मोस्टली मुझे लगा है कि वो इस बिल के हक में है। मौलाना साहब ने ऐसे पेश किया है कि सारा फाटा जो है ना मैं अकेला रिप्रेजेंट करता हूं और फाटा के हकूक की जंग मैं लड़ूंगा। और उन्होंने कहा, जब वहां पे उन्होंने उसके फाटा के लोगों ने जो एमएनएस ने खड़े होकर बात करने की कोशिश की, मौलाना ने कहा किसी के मई के लाल में दम नहीं है कि कोई इस पे कोई फाटा पे अपनी मर्जी करके दिखाए। बड़ी अच्छी खासी बम्बास्टिक उन्होंने वहां पे बातें की। प्लस उन्होंने टांट किया उनको, उन्होंने कहा ये खोतों का कारोबार भी नहीं है और ना ये नेटो सप्लाई का कोई ना बिजनेस हो रहा है। वो टांट कर रहे थे, शायद इसका बैकग्राउंड वो जानते होंगे कि शायद वो जो लोग जिनको ताने दे रहे थे ना, किसी का उनमें से कोई खोतों का कारोबार है सुना है, कोई नेटो सप्लाई में इन्वॉल्व था। सो मौलाना साहब ने वो हिट किया। अब आपका क्या ख्याल है, जवाबी क्या हिट आया होगा आमिर साहब? जी इस्तीफा दे दें। और नहीं सर जी, अच्छा, इससे वो तो शामुद कुरैशी साहब जो उनका जैली स्टाइल तकरीरें करते रहते, उन्होंने कहा इस्तीफा दे दें।
उन्होंने वहां से जवाब आया, उन्होंने कहा ये भी कोई इस्लाम का कारोबार नहीं है और ये कोई डीजल के परमिट भी नहीं है। वहां से ये जवाब आया आगे से तक आज, यानी कि कौमी वहां पे उसमें हीटेड हुआ है। सो आखिर पे उन्होंने आफ्ताब शेरपाव साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कमेटी में जाते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, बैठ के बात करते हैं। शाहमूद कुरैशी ने यहां तक ठीक कहा, उसने कहा आपके वजीर उस कैबिनेट में मौजूद थे मौलाना साहब, जिसमें बैठ के इन्होंने अप्रूवल दिया इस बिल की मर्जर कर दो। आपने बोलना था तो वहां बोलते। अगर आपको एतराज अभी भी है कि ये फाटा का बिल जो आ रहा है रिफॉर्म्स का और इसका मर्जर हो रहा है इसके साथ केपीके के साथ गलत है, या इस्तीफा दे दें या इस बिल पे जाए, हुकूमत से बात करें। असेंबली में हम क्या कर रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब ने आखिर पे छक्का मारा। उसने कहा जनाब ये सारे लोग आप इतने एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, तंग हो रहे हैं, ये ना हो, ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है, फाटा के लोगों को बेवकूफ बनाना है। उन्होंने फाटा के हुकूमत ने फाटा के एमएनए से अपना बजट पास कराने के लिए उन्होंने इनसे वोट लेने, जून आ गया है, इसीलिए ये फाटा का बिल लेके आए हैं। इसने अप्रूव ही नहीं होना पार्लियामेंट से, ये वैसे के वैसे पड़ा रहेगा। अगली कोई असेंबली आई, अगर उसने वहां पे इसको उठा ले तो उठा लिया, तो नवाज शरीफ साहब भी सीरियस नहीं है, ये भी सीरियस नहीं है। आप एक दूसरे का ना सर फाड़े, ना धमकियां दें, ना किसी को खोतों का कारोबार बताएं, ना किसी को और कुछ डांस करें। So that was, आज की अच्छा, वोटों की बात आपने की है खुर्शीद शाह साहब की, लेकिन आज आसिफ अली जरदारी साहब भी फाटा इस्लाहात के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है आमिर साहब के आज जो गर्मा गर्मी का ये सेशन हुआ है उसमें हुकूमती अरकान और 20-25 साल प्रेस गैलरी लिखी है आज का, मैं लिखने में थोड़ा सा कोशिश कर लेता था, मगर ये जो ज़बानी प्रेस गैलरी है, आप यकीन करें जितनी खूबसूरत इन्होंने बयान किया ये मैं नहीं कर सकता था। ये तो मैं लिखने वाला काम कर सकता था। दूसरा मेरा भी यकीन करें दिल टूट गया हुआ है कि इस असेंबली में जितनी ये बोरिंग है, रोज आके यही रोते रहें कि जनाब ना प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ना इमरान खान आते हैं, ना कैबिनेट आती है, ना वजीर है। मैं भी कह के एक चीज़ थक गया हूँ। ये छोटी छोटी डिटेल्स जिसकी आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है, मेरे में ये सलाहियत नहीं है। मैं ये प्लीज काम आइंदा भी आप ही करेंगे जब तक ये असेंबली चलेगी। ये आप सुस्ती कह लें, बहाना कह लें, जो भी कर लेंगे ऐसी रहेगी। दूसरा सिर्फ दो छोटे पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी का ये वाला जो अटैक किया उन्होंने जुबैर साहब पे, हम खुद जुबैर साहब के बड़े ठीक ठाक नाकिद हैं और उन पर तनकीद करते रहते हैं, मगर मुझे ये ख्याल आ रहा था इशरुल हुबात जो है वो इतने पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाया गवर्नर, उसमें तो पीपल्स पार्टी को कभी एतराज नहीं था। उनसे ज्यादा सियासी गवर्नर तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया कि वो रहते हुए पावर शेयर करते थे, वो सारी एमक्यूएम चलाते थे और चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावर लेते रहे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में लेते रहे हैं, उनसे कोई तकलीफ नहीं थी। दूसरा मौलाना फजलुर रहमान का ब्रीफली कि दो बंदों को ये फाटा की जो एक्सरसाइज हुई है इसके पीछे इतनी मेहनत हुई है, सारी पार्टीज इन्वॉल्व रही हैं, 2-4 साल लगा के इस नतीजे पे पहुंची हैं, जिसने अभी भी कमेटी के पास जाना है, अभी भी उसमें तरमीम हो सकती हैं, अभी भी तब्दीलियां हो सकती हैं, उसके बाद कंसेंसस भी है। सिर्फ दो बंदों को तकलीफ है, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब को जिसका बताया कि टोटल 1 फाटा की सीट है, और एक महमूद खान अचकजई साहब को जिनकी फाटा क्या केपी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में एक भी सीट नहीं है। अब दोनों ये स्पेक्ट्रम के उसमें से आउट हैं, तो एक सियासत कर रहे हैं, इसमें सियासत नहीं है। फाटा बहुत ही संजीदा मसला है और लोगों के जेन्युइन मसाइल हैं, और ये बाद में वॉर ऑन टेरर के बाद तो एडीपी के मसाइल हैं और मसाइल हैं, और मैं समझता हूँ देखते हुए रेफरेंडम वाले इश्यूज और बला जितने भी इश्यूज हैं सब ने जमीनी हकायक देखते वक्त अब यही बनता है और ये सबका कंसेंसस है, तो होने दें अपनी सियासत किसी और जगह पे चमका लें, इसमें ऐसे ही बस इधर उधर की मारते रहते हैं। ठीक है, अभी ब्रेक पे चलें। ठीक है, अभी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पैनामा स्कैंडल हो, नैप में गैर कानूनी तकर्रियां हो, बोगस तरक्कियां हो, या फिर बच्चियों को वन्नी करने का मामला हो, जाली स्टेंट्स में लाहौर का जो स्कैंडल सामने आया था वो हो, इन तमाम पर सो मोटो एक्शन लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने। लेकिन अगर ये अदालतों ने ही काम करना है तो फिर वफाकी हुकूमत क्या करिए? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे और साथ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। पंजाब के ज़कूटा जिनों के ऊपर जो शाह खर्चियां की जा रही हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन आमिर साहब पहले कुछ अदलिया के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से बात करूंगी। जितने भी इन 4 माह के अंदर बहुत अहम चीजें आई, उन पर सो मोटो लिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, लेकिन तमाम काम अदालत करेगी तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? मैं समझता हूं कि ये बहुत हमने हमेशा इस बात पे सराहा है
चीफ जस्टिस साहब को और इनसे पहले भी जो चीफ जस्टिस हजरात करते रही है, वाला पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ अदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं और हुकूमतें, सिविल हुकूमतें भी लगातार जो हैं वो कोई इस्लाहात नहीं करती, पुलिस को ठीक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अदालतों को ठीक करने में, छोटियों को प्रोसीडिंग्स के इंटरेस्टेड नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, बड़ा बुरा हाल है। उसके अंदर ये जुडिशल एक्टिविज्म पाकिस्तान में बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में आम आदमी की दाद फरियाद के लिए कोई नहीं है, बल्कि जो थाना कचहरी का हमारा निज़ाम है उसके अंदर हुकूमत बचाए इसके बचाने के, वो कहने को खादमे आला कह देते हैं, मगर सारे डंडा मारने के लिए लोग रह हुए हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल अदा करना चाहिए और हमें बड़ी खुशी है कि वो ये करते रहते हैं। कि इससे पहले देखें ना, ये जो जज साहब की बेगम साहब एक नौकरानी को जो मारते थे, उसके टेकअप करने से ये है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी खवातीन ये बच्चों के साथ ये सलूक करती है ना, 100 दफा सोचेंगी, डर पड़ जाता है। वैसे कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं। नहीं, वो फिर भी एक दफा डर जाएंगी ना, थोड़ा सा डिटरेंस का असर तो पड़ता है, बाज नहीं आएंगे लोग, मगर एक फर्क तो पड़ता है वो हाल देख के। ये FIA के जो अफसरान ने जो ये मारकुटाई की है एयरपोर्ट के ऊपर, उसके बाद तमाम पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इस तरह के जो सरकारी मुलाजमीन जब भी ट्रेसपासिंग में एक्सेस यूज करेंगे, फोर्स यूज करेंगे, उनको ख्याल आएगा कि जनाब पकड़े भी जा सकता है। मिसाल का केस कि ये जो होती जा रही है कि आप ब्लास्फेमी के नाम पे लोगों को जो है ना जाली पकड़े, इल्जाम लगा के लोगों के साथ ज्यादती हुई जा रही है, इसके टेकअप करने से ये है कि ये डिटरेंस है। इस तरह के तमाम केसेस, अच्छी बात ये है कि वो बड़ा सोच समझ के चूज करते हैं कि वो एक केस से वो पूरा एक वो जो इशू होता है वो हाईलाइट हो जाता है। हम सिर्फ इस पर सराहना चाहते हैं जस्टिस साहब। और पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म बेहद जरूरी है। क्लासेस साहब, पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी, दूसरों को तो बड़ा दर्ज देते हैं खात्मे आला पंजाब, लेकिन जरा बताएं हमें कि पंजाब की आवाम की जो टैक्सेस का पैसा है किस दरिया दिली और बेरहमी से खर्च किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब की ना एक क्वालिटी है, खुद भी वो बड़े धड़ल्ले से वो करते हैं इस तरह के अयाशी वाले काम, और जो उन्होंने आगे से ब्यूरोक्रेसी की टीम रखी हुई है उनको भी कहते हैं। अच्छा, ब्यूरोक्रेट के बारे में आपको पहले भी कहता होता हूँ, अपने एक पाव गोश्त के लिए ये पूरी रियासत का ऊंट ज़िबा करवा देते हैं। कर लें अपना क्या कर लें। अब जकूटा जिन्हों के लिए गाड़ियाँ ली गई हैं, नई गाड़ियाँ ली गई हैं जनाब, को उसमें कि उनमें उसके लिए कमिश्नर लाहौर के लिए भी लेनी है, डिप्टी सेक्रेटरी के लिए भी लेनी है, चीफ सेक्रेटरी। उन्होंने जनाब 2 साल हो गए, गाड़ियाँ हमारी पुरानी हो गई, हमें नई गाड़ियाँ दें, तो उन्होंने ले लो। 13 गाड़ियाँ उन्होंने ले ली। शहबाज शरीफ साहब ने कहा आपने बैठ के, आप लोग जो हैं यहाँ पे छोटे मोटे जकूटे हैं, आपने बैठ के करोड़ों रुपए की मुझसे अप्रूवल ले ली, तो कोई हमारा भी भला करें। ये तो इस हाथ दे उस हाथ ले वाला हिसाब है। ये तो शहबाज शरीफ साहब उधार तो रखने वाले हैं नहीं। उन्होंने फौरन कहा कि जनाब हिज एक्सीलेंसी बादशाह सलामत हुक्म करें। उन्होंने जनाब हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलीकॉप्टर के लिए 1 अरब, मेरा ख्याल है कोई 1.5 अरब रुपए के करीब का हेलीकॉप्टर है, जो नया हेलीकॉप्टर खरीदा गया है अवाम के टैक्सेस से। मैं खाद्मे आला के लिए, खाद्मे आला है, वैसे खाद्मे आला है जेन्युइन। मैं 2-3 इनकी चीजें बताना चाहता हूँ कि जब ये हेलीकॉप्टर इन्होंने लिया है और जो नई 14 गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, इसमें चीफ सेक्रेटरी IT&C डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं और भी हैं। वो जो हसन रजा साहब हैं जो लाहौर के रिपोर्टर, उनसे अक्सर ये डाटा वगैरह लेते रहते, बिकॉज इज ए वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, इन चीज़ों को करते हैं। तो हसन रजा से मैंने डिटेल उनसे मंगवाई थी कि अब तक इन्होंने गाड़ियां कितनी कितनी यहाँ पे लिए। पता ये चला है कि 2013 से अब तक 123 ये सरकारी गाड़ियां इन्होंने वहां पे खरीदी हैं। अब इन्होंने नई जो है तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां ले रही हैं। एक लंबी डिटेल है, हर महीने नई नई गाड़ियां ली जा रही हैं। सवाल ये है, आपके पास एक 60 पड़ा है, शहबाज शरीफ साहब ने अब हेलीकॉप्टर लिया, आखिरी किस्त उसकी अदा होगी, मुबारक हो कौम को, आखिरी किस्त। और उसका जवाब भी मैं बता दूं, आज मैं खबर पढ़ रहा था, पंजाब हुकूमत ने कहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर लिया गया है ना, इससे अवाम को फायदा होगा, अवामी फलाह के लिए लिया गया है। शहबाज शरीफ साहब के लिए जो हेलीकॉप्टर लिया गया है अवामी फलाह के लिए लिया गया है। इनका अपना हेलीकॉप्टर के बारे में जो व्यूज थे शहबाज शरीफ साहब के, हेलीकॉप्टर लेना रखना, उस पर सफर करना, इनके बड़े गोल्डन, इन्होंने कुछ अपने बारे में अल्फाज अदा किए थे, अल्फाज कहे थे, कितने अच्छे लोग हैं, कितने बेहतरीन लोग हैं। जरा वो कौम को सुनाएं जिनका 1.5 अरब रुपए का नया हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर के बारे में इनके क्या ख्याल हैं? चलिए, बिल्कुल, कितने अच्छे और बेहतरीन लोग हैं ये वजीर आला खात्मे आला बल्कि पंजाब, क्या फरमा रहे थे हेलीकॉप्टर लेने से पहले, वो आपको सुनाते हैं। खादम आपका 70 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदे, खुदा की लानत, मैं पैदल जा सकता हूं, मैं साइकिल पर जाऊंगा, मोटरसाइकिल पर जाऊंगा, मैं हेलीकॉप्टर नहीं खरीदूंगा। हेलीकॉप्टर खरीदने वालों से मुतालिक क्लास अब क्या क्या मैं जिसारत नहीं कर सकती, ये जिसारत हम भी नहीं कर सकते, कह देते तो कल को आगे से पकड़ ले। वो सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे, आए है गलत जाती कर रहे हैं, वो सच्चे हैं। वो 70 करोड़ रुपए वाले हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ रहे। उन्होंने ठीक है, मैं 70 करोड़ का हेलीकॉप्टर नहीं खरीदूंगा,
1 अरब 90 करोड़ का खरीदूंगा। 1 अरब 90 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा गया। तो शहबाज शरीफ साहब अपनी जबान के पक्के हैं, उन्होंने कोई 70 करोड़ रुपए वाले हेलीकॉप्टर में सफर नहीं करेंगे, ना वो खरीदेंगे। वैसे मुझे एक आमिर चीज आती है, सीरियस नोट, ये लोग यार अब मेरे ख्याल रह नहीं देते हैं। अब आपको एक मुजफ्फरगढ़ की मैं दिखाऊं यार, बात जरा थोड़ी ब्रेक से वापस आके मेरा ख्याल है एक तस्वीर दिखाते जाएं। एक तरफ ब्यूरोक्रेसी जो है, जकूटा जिन जो है मैसिवली गाड़ियां खरीद रहे हैं आमिर साहब, और दूसरी तरफ ये माँ है मुजफ्फरगढ़ की, इसके बेटे के लिए व्हील चेयर तक नहीं है, अपने बच्चे को उठाती है, बैग पे लेके वो आती है, हॉस्पिटल आती है, चेक करवाती है, कमर पे उठा के। ये मुजफ्फरगढ़ की तस्वीर है सर। एक तरफ 1 अरब 90 करोड़ का हेलीकॉप्टर शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ये न पूरे लाहौर के जकूटू ने बैठ के न 29 नई गाड़ियां खरीद ली हैं, और दूसरी तरफ इसके लिए खतून के लिए इस हुकूमत के पास एक व्हील चेयर भी नहीं है। ये वो कंट्राडिक्शंस हैं, ये वो चीजें हम दिखाना चाहते हैं। जो कहते थे ना कि अगर दरिया के किनारे कभी कुत्ता भी, जो हजरत उमर की ये मिसाल देते थे राजी अल्लाह तआला अन्हु की, ये इनकी मिसालें देखें। 1 अरब 90 करोड़ का ले लिया हेलीकॉप्टर, उन्होंने 29 वो ले लिए, और वो साहब का सुन लिया तो उन्होंने कहा मैं तो लानत भेजता हूँ 70 करोड़ रुपए वाले पे, मैं तो 1 अरब 90 करोड़ वाले बैठे हैं। ये मजलूमियत की दास्तान है, ये कहानी जरा देखें जरा कि ये औरत अपने मजलूम बच्चे को उठा के कमर पे वो ट्रेवल करती है, उसके पास व्हील चेयर तक। बिल्कुल क्लास साहब, आवाम के टैक्सों का पैसा खुद शाखर्चियां करते हैं, मगर आवाम बुनियादी सहूलियत से महरूम है। छोटे से ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि रेंजर्स ने इस्लामाबाद में आते ही क्या नया काम पकड़ा है। जो हाउसिंग सोसाइटी की खबर सामने आ रही है, उसके पीछे असली कहानी क्या है, मामला क्या है, आमिर साहब समझाएंगे। ब्रेक लेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक आपको बेबस मां की तस्वीर दिखाई थी कि व्हील चेयर ना होने की बिना पर अपने माजूर बेटे को कमर पर उठाकर लेके जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब बहुत से लोगों की फरमाइश और यकीन ना आने पर कि खादिम आला पंजाब ने जो 1 अरब 90 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा है, 70 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदने से मुतालिक उनके क्या अल्फाज थे, वो एक दफा फिर सुनिए। खादिम आपका 70 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदे, खुदा की लानत, मैं पैदल जा सकता हूं, मैं साइकिल पर जाऊंगा, मोटरसाइकिल पर जाऊंगा, मैं हेलीकॉप्टर नहीं खरीदूंगा। मैं साइकिल पे जाऊंगा, मोटरसाइकिल पे जाऊंगा। ऐसे काबिल हैं ये जो इस तरह का स्टंट कर लेते हैं ना, लोग भी ये डिजर्व करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ही इनके लीडर हूं और यही उनके फॉलोअर हूं। देखा आपने कैसे लोगों ने नारे मारे और कैसे टर्न कैसा लिया, और उन्होंने आपका खादिम, ये भी कहा आपका खादिम साइकिल पे मोटरसाइकिल पे जाएगा। अब बात है आमिर साहब, इस्लामाबाद में जो ये रेंजर्स की जानिब से कब्जे का सिलसिला शुरू हुआ है, हाउसिंग सोसाइटी के अरबों रुपए का मामला है, अरबों रुपए की हाउसिंग सोसाइटी है। आगे बढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी कि असल में कहानी है क्या, मामला है क्या। ये 3-4 रोज से जो है ये वाकया पहले हुआ है, और ये प्रेस में जो है जराए के जरिए से बिट्स एंड पीसीज में लीक्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। ऑफिशियल नहीं है। इस पे कोई ना रेंजर्स का कोई बयान आया है, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री का कोई बयान आया, कोई क्लैरिफाई नहीं कर रहे कि हुआ क्या है। जो नजर आ रहा है वो ये कि इस्लामाबाद के एक सेक्टर में सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एक बहुत बड़ी फोर्स के साथ रेंजर्स ने एक ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर सुबह 4 बजे और जो है उसके अंदर एक कंवर मोईज साहब हैं जो कि टॉप सिटी एक हाउसिंग सोसाइटी एयरपोर्ट के सामने उसके मालिक हैं, उनके घर पे वो छापा मारा गया है। उनको, उनके ससुर को, उनके साले को, उनके नौकरों को, उनके गार्ड्स को, सबको उठा के घर में तोड़ फोड़ करके तिजोरियां भी ले गए, और उनकी बेगम साहबा के बकौल, और सामान भी सारा ले गए, उनके कंप्यूटर्स भी ले गए, और फिर उसके बाद उनके दफ्तर गए G11 में, वहाँ भी यही किया गया। फिर उनकी साइट पे जो है वो वहाँ भी यही हुआ कि सारे लोगों को, गार्ड्स को और उनको लेके गए। ये रेंजर्स की निगरानी में हो रहा है, ये रेंजर्स की निगरानी में हुआ। नेशन अखबार में खबर छपी हुई थी, और पिंडी के जो पुलिस के वो जो इसरार साहब हैं RPO, वो कह रहे हैं जनाब हमें नहीं पता, हमें नहीं बताया गया कि इतना उनके एरिया में ऑपरेशन हो रहा है, कि क्या किया गया है। और जो जराए से खबरें छपवाई जा रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि जनाब ये इनका ताल्लुक जो है अल्ताफ हुसैन से था और ये उनको पैसे भिजवाते थे। इस तरह की जराए से आ रही, ऑफिशियली कोई नहीं है। अब उनकी जो बेगम साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई है, तो वो कह रही हैं कि जनाब ये, और ये ऑनलाइन में खबर भी छपी है कि ये इसके पीछे जो है वो इतना MQM का पता नहीं, अगर सबूत हो तो कोई शेयर कर लें हमारे साथ। पर असल लड़ाई वहाँ पे 2 कब्जा ग्रुपों की थी
कि मोई साहब के जो कोई एक्स एम्प्लॉई हैं और एक्स ओनर्स हैं, उन सब ने मिल के जो है ये सारा ऑपरेशन करवाया, रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया है। पर उसकी सबूत वो सबसे बड़ा ये दे रहे हैं कि रेंजर उनको पकड़ तो सकती थी, पर रेंजर मुखालफों को कब्जा कैसे दिला सकती थी? तो रेंजर्स ने ना सिर्फ इनको पकड़ा है, उसके बाद से वो कब्जा इनके मुखालिफ ग्रुप को दिलवाया गया है और वो सारे वहाँ पे वर्दियाँ पहन के फिर रहे हैं, जिसका कि सबको नजर आ रहा है। और इतने छापे की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि इत्तेफाकन ये मेरे नेबर भी हैं, तो वो वैसे ही वहां पे फिरते थे, दफ्तर सुबह जाते थे, सारे को नजर आते थे, वैसे ही उनको पकड़ा जा सकता था। 10 साल से शहर में रह रहे थे, तो वो ऐसा छापे की जरूरत नहीं थी। उसमें सवाल उसके मुतालिक सबसे बड़ा तो यही है कि इतने बड़े जो कि बहुत बड़ा ऑब्वियसली कब्जे का मसला है, दो ग्रुपों की लड़ाई है आपस में, क्रिमिनल केसेस एक दूसरे के खिलाफ हुए हुए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, सेक्टर इस्लामाबाद और उसके अंदर जो है लोगों के जो बेताशा लॉटीज हैं, हजारों लाखों लॉटीज हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, कि हमारे भी इंटरेस्ट एज एन लॉटी भी हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। और चौधरी निसार जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं और रेंजर्स के इंचार्ज हैं, उनकी तरफ से ये उनका इत्तेफाकन हल्का भी है। इससे पहले चौधरी निसार साहब पे बाकी हम बड़े तनकीद करते रहते हैं, ये इल्जाम कभी नहीं लगा कि वो करप्शन का, और दूसरा ये कि कब्जा माफिया का हिस्सा होने का। ये ऑब्वियसली हर एक को नजर आ रहा है कि कब्जा ग्रुप की लड़ाई है और उसमें रेंजर्स की तरफ से खामोश हैं। कोई 3-4 दिन से उनकी बेगम साहबा बेचारी बड़ी डरी हुई हैं, वो बिल्कुल छुपी हुई हैं, और उनके जो है वालिद साहब, उनके खावंद, उनके भाइयों को उठा के ले गए हुए हैं, पता नहीं है वो कहाँ हैं, ना वो कोई बता रहे हैं कि केसेस के क्या है, सबूत हैं तो वो सामने लाए जाएं। तो ये एक शहर में पूरा एक इस वक्त एक पैनिक और एक हरासा सिचुएशन है, मगर कोई मीडिया पे बड़ी लीक्ड किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है, क्लियर कट जो ऑफिशियली नहीं आ रही। तो क्लास साहब क्या चौधरी साहब के इल्म में होगा या मेरे लिए आई एम शॉक्ड, जैसे आमिर ने कहा कि ये जो टॉप सिटी है ये 2004-5 में शुरू हुआ और इस्लामाबाद का उस वक्त का बेहतरी समझा गया था, जो लोग उस वक्त ओनर थे, क्रेडिबिलिटी थी और बड़ा हिट किया था, बड़ा इसने सेल की थी। बाद में ये पता चला कि उनके ओनर की डेथ हो गई थी, बाद में भी बैंकरप्ट हो गए, डेवलपमेंट नहीं हो सकी, उनकी मिसेज जो थी उन्होंने इनको बेच दिया। ये चौथी पार्टी ने इस पे कब्जा कर लिया एक तरीके से। इनकी तो सुने कंवर साहब की, इनकी तो आपस में रिटर्न एग्रीमेंट हुए थे सारे, क्योंकि ये पूरे इस्लामाबाद पिंडी को ये हिट कर रहा है, ये जो इन्होंने किया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ये डेवलप हो चुका है पूरे का पूरा ये जो सेक्टर है, और बहुत महंगा सेक्टर है, एयरपोर्ट के सामने है, और इसका ये जो आपका मोटरवे का जंक्शन जहां पे है ना, ये टोल प्लाजा उसके बिल्कुल सामने है। ये की है इस वक्त ये सबसे कीमती सेक्टर जो है, अरबों रुपए की ये प्रॉपर्टी है। और जिस तरीके से इन्होंने ऑपरेशन किया है, अगर उस पे कंवर साहब पे अगर ये इल्जामात हैं भी सही, तो जनाब उसका सुसर उठा लिया आपने, उसका बिरादर लाभ मिलने आया तो उसको उठा लिया, उनके आपने आके छापे मारे, उनके घर पे तोड़ फोड़ की है। और रेंजर्स जो है अगर आपने किया उसको प्रोड्यूस करें, वेयर इज ही, उसको किसी अदालत में आपने पेश किया, आपको 72 घंटे मतलब 48 घंटे कितने होते हैं, 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं, और आप अपनी मर्जी की खबरें लगवा रहे हैं कि वो क्योंकि अच्छा एमक्यूएम का एक बन चुका है ना कि एमक्यूएम का नाम लो और किसी को उठा दो। उन्होंने कहा क्योंकि एमक्यूएम के थे, मान लेते हैं भी एमक्यूएम के थे, हूं के मान लेते उन्होंने कोई गलत काम किया, फेयर एनफ, बट ही डिजर्व्स अ फेयर ट्रायल। आप उनको किसी अदालत में लेके जाएं ताकि वो अपना वकील करें, उनको पता हो कि कौन लोग थे, कहां से आके उसको कंवर साहब को उठा के ले गए हैं, इस वक्त उनकी क्या हालत है। प्लस जैसे आमिर साहब की उनकी मिसेज से बड़ी डिटेल की डिमांड ये है कि जनाब एक तो उनको पेश किया जाए कि क्या है, दूसरा उनसे उनको डर ये है कि उनसे जबरदस्ती तमाम जो उनके कागजात हैं साइन करवाए जा रहे हैं और वो किया जा रहा है। मैं रेंजर सारे कंप्यूटर और उनके डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड भी ले गए हैं, उनके जेवरात भी ले गए हैं, तिजोरियां भी ले गए हैं। कमाल काम किया रेंजर्स ने। वैसे बकाल उनकी बेगम साहब का वर्जन है। और मैं चौधरी निसार अली खान साहब को दाद देना चाहता हूं कि हजूर जो काम कराची में रेंजर्स करती है ना, किसी जमाने में बदनाम थी। अब मैं सड़कों पे देखता हूं ये पुलिस वाले रेंजर्स वाले रोक के खड़े होते हैं सर, वही काम शुरू हो गया, मोटरसाइकिल पे रोक लो, नाके पे रोक लो, और वही काम जो माल बटोरने वाला हरास करने वाला शुरू है। मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं उनका एडमायरर हूं, लास्टली क्वेश्चन कि एक्सीलेंसी रेंजर्स ने ये जो कब्जा करवाया है एक इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे, 7 जाके रात के 4 बजे उठा के हैंड ओवर कराए, आपकी इसमें अप्रूवल शामिल है या नहीं है? नंबर 1। दूसरा, ये फैक्ट्स सामने लाएं। एक बंदा इस्लामाबाद से घर से उठाया गया है, उसके बाप को, उसके भाइयों को उठाया गया है। अगर उसने कोई गलत काम किया है तो अब तक
उसको अदालत में पेश नहीं किया गया, FIR चौधरी निसार अली खान साहब में और ये रहमान मलिक टाइप्स में फर्क होना चाहिए। जो बदकिस्मती से मैं तवक्को रखता हूँ उनकी तरफ से वजाहत आनी चाहिए कि रेंजर्स ने जाके कैसे किसी के घर पे छापे मार के उन्होंने किसी हाउसिंग सोसाइटी के कब्जे लेके दिए। इट्स ए बिग स्कैंडल। अगर ये बातें जो उनकी फैमिली कह रही है तो ये बिग स्कैंडल है रेंजर्स पे कि रेंजर भी उसमें मनी मेकिंग बिजनेस। चलिए ठीक है क्लास साहब, जो आपने चौधरी निसार साहब के लिए एक अहम सवाल छोड़ा है, उम्मीद करते हैं उसकी वजाहत भी जल्द आ जाएगी। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा।